हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ रिज्यूम बिल्डिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत लंबी वीडियो होगी क्योंकि इसमें मैं आपको रिज्यूम के कुछ टिप्स भी बताऊंगी। आप रिज्यूम को किस ऑर्डर में लिखेंगे वो बताऊंगी, और हर कैटेगरी में आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं और क्या पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं वो भी बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत लंबी रहने वाली है। मैंने कुछ नोट्स अपने लिए लिख लिए हैं डायरी में, तो मैं उसको देख देख के आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम रिज्यूम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। रिज्यूम फॉर्मेटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिज्यूम एक पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। हम जब रिज्यूम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तब हम उसको वर्ड में लिखते हैं, बट बाद में उसे हमें पीडीएफ में चेंज करना होगा। तो वर्ड में लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब आप उसको सेव करेंगे तो आप उसको सेव एज में जाके प्रिंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए। पर प्रिंट आप पीडीएफ फॉर्म में करिए तो वो पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं भी कर सकते तो आप नॉर्मल उसको वर्ड फॉर्मेट में सेव कर दीजिए और गूगल पे सर्च करिए कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, और आपको बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे जहां आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना और वो इसको पीडीएफ में चेंज कर देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो रिज्यूम है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। आप कॉम्प्लिकेट रिज्यूम लिख के कंपनी को, रिक्रूटर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। आपका एक बहुत सिंपल होना चाहिए और एक ऐसा कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। आपका रिज्यूम ऐसा दिखना चाहिए कि वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके रिज्यूम में आप हमेशा ब्लैक कलर यूज़ करिए, क्योंकि आपका रिज्यूम वाइट पेज पे है। अगर आप एक वाइट पेज पे बैकग्राउंड वाइट रख रहे हैं तो आप उससे ब्लैक इंक यूज़ करिए। बहुत सारे कलर्स यूज़ मत करिएगा। जो आप फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस फॉन्ट में आप लिख रहे हैं, कि जिस स्टाइल में आप लिख रहे हैं वर्ड में, और उस फॉन्ट का क्या साइज़ है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द रिज्यूम। ऐसा नहीं होगा कि रिज्यूम की एक कैटेगरी में आपने फॉन्ट कुछ और रखा है, साइज़ कुछ और रखा है, और बाद में आपने उसका फॉन्ट और साइज़ चेंज कर दिया है। तो इससे आपका रिज्यूम बहुत ख़राब हो जाएगा। आपको सेम फॉन्ट और सेम साइज़ रखना होगा। फिर उसके बाद आप अपना रिज्यूम में चेक करिए कि कोई आपके पास टाइपोस तो नहीं है। टाइपोस होते हैं, जैसे हम एसेट्रा को ईटीसी लिखते हैं, तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं ईटीसी, आईई, दैट इज को हम जैसे आईई लिख देते हैं, ऐसे शब्द हम रिज्यूम में नहीं लिखते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे शब्द रिज्यूम में ना लिखें। फिर उसके बाद आप जब भी आप अपने कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं तो आप उसको पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, आप बुलेट पॉइंट यूज़ करेंगे। आप एक एक बुलेट्स बनाएंगे हर पॉइंट के लिए, और जो आपके बुलेट्स होंगे वो आपके रिजल्ट पे फोकस्ड होने चाहिए। आपका उस बुलेट से क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके काम पे वो बताना चाहिए। वहाँ आप पूरी की पूरी पैराग्राफ नहीं लिख सकते, पूरा एक बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख सकते। आपको वहाँ बुलेट्स में अपना बताना पड़ेगा कि आपने इससे क्या अचीव करा था। अपने रिज्यूम में हमेशा अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल एकदम टॉप पे मेंशन करिए। उस कॉन्टैक्ट डिटेल में एक तो आपका जीमेल आईडी होना चाहिए, जो आपका जीमेल अकाउंट है, और आपका फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। आप उसमें अपना लिंक्डइन आईडी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि ये सब आप ज़रूर इंक्लूड करिए। फिर उसके बाद आता है रिज्यूम कितना लेंथी होना चाहिए। रिज्यूम आपका 1 से 2 पेज का होना चाहिए। वैसे कोशिश करिए कि 1 पेज में आ जाए, पर अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत कुछ किया है, तो आपका रिज्यूम 2 पेज तक जा सकता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या हम अपने रेफरेंसेस को रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है ऐड करना, बट अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मानिए कि आपका 1 पेज का रिज्यूम है और आपके पास कोई बहुत अच्छा रेफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, और उस एक पेज में आपके पास कुछ जगह बच गई है, तो आप नीचे एक रेफरेंस का कैटेगरी बना सकते हैं जहाँ अपने रेफरेंस का नाम, आपके रेफरेंस किस पोस्ट पे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दीजिए।
ठीक है। और एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि रिज्यूम में हम ऊपर ऑब्जेक्टिव या समरी लिखें या ना लिखें, तो वो ज़रूरी नहीं होता। आजकल रिज्यूम्स में ऑब्जेक्टिव जो ऊपर होता है या समरी, वो नहीं लिखी जाती है। पर अगर आप फ्रेशर हैं जहाँ आपके पास बहुत कुछ बताने को नहीं है रिज्यूम में, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास सिर्फ अपना कॉलेज के बारे में बताने को है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव या समरी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ध्यान रखिएगा कि आप वो ऑब्जेक्टिव या समरी कॉपी पेस्ट ना करें। आपका वो ऑब्जेक्टिव या आपकी जो समरी है वो आपके लिए होनी चाहिए, कि आपके बारे में बताना चाहिए कि आप कैसे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। वो आप ऐड कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हुए कुछ टिप्स रिज्यूम के ऊपर। अब हम बात करते हैं रिज्यूम का ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में हमारा रिज्यूम बनता है। ऑर्डर ऑफ रिज्यूम में सबसे पहले आपके पास आएगी आपकी एजुकेशन, कि आपने क्या एजुकेशन की है। उसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आप अपने इंटर्नशिप्स भी मेंशन कर सकते हैं। जॉब्स ऑफ कोर्स आप मेंशन करेंगे ही करेंगे वर्क एक्सपीरियंस में, अगर आपने कुछ जॉब में काम कर रखा है। और अगर आपने नहीं कर रखा है, आप कॉलेज स्टूडेंट है और आपके पास सिर्फ इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो आप इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस में। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो हम सब करते हैं कॉलेज पे, कि आपने कॉलेज में कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, वो आप प्रोजेक्ट वर्क में मेंशन कीजिए। उसके बाद आएंगे आपके अवार्ड्स या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि आपने कौन से अवार्ड्स अचीव करे हैं या आपने कहाँ कहाँ पार्ट लिया है। उसके बाद वो सब आएगा। अब हम इन सब सारी कैटेगरीज जो हमने अभी ऑर्डर बताया है कि किस ऑर्डर में आपको अपना रिज्यूम बनाना है, अब उस एक एक कैटेगरी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी जो आती है वो है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन में आप अपनी सारी डिग्रीज मेंशन करेंगे, और डिग्रीज का ऑर्डर होगा जो मोस्ट रीसेंट डिग्री है आपकी, वो सबसे पहले आएगी। सपोज आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या आप अपने फाइनल ईयर में है पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आप सबसे पहले आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मेंशन करेंगे, एंड उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मेंशन करेंगे। ठीक है। तो और इन सब में आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डेट्स ज़रूर मेंशन होनी चाहिए, कि आपने किस मंथ में स्टार्ट करी थी, किस ईयर में स्टार्ट करी थी, और कब आप आपने उसको ख़त्म करी है, कब आपको डिग्री मिली है। और अगर आपको डिग्री अभी नहीं मिली है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी डिग्री कौन से ईयर में कौन से मंथ में हमारा फाइनल सेमेस्टर है, तो आप वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब आप वो मेंशन करेंगे उसके साथ आपको अपने ग्रेड्स भी मेंशन करने चाहिए। सो आउट ऑफ 100 आपके अगर हैं, अगर परसेंटेज फॉर्म में, तो आपने की क्या परसेंटेज थी। अगर आपका CGPA है तो 10 में से आपका क्या स्कोर था, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये आ गया आपका एजुकेशन पार्ट में। तो हमने एजुकेशन में देखा कि आपका सबसे रीसेंट एजुकेशन सबसे ऊपर होना चाहिए, आपकी डेट्स होनी चाहिए और आपका स्कोर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या क्या आएगा। एक्सपीरियंस में भी आप अपना मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस सबसे ऊपर लिखेंगे। अगर आपके पास इंटर्नशिप्स हैं, आपने 2-3 इंटर्नशिप्स कर दी हैं, तो आप अपनी सबसे रीसेंट वाली इंटर्नशिप सबसे पहले लिखेंगे, एंड उसके ऑर्डर में ही आप सबसे लेटेस्ट वाली, फिर उससे बाद जो जो आपने करी है उसी ऑर्डर में आप जाएंगे, लिखेंगे सब कुछ। ठीक है। अब उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे अपने एक्सपीरियंस में। आप एक्सपीरियंस में एम्प्लॉयर का नेम मेंशन करेंगे, आपने वहाँ पे कौन सी पोजीशन पे काम किया, आपने इंटर्नशिप अगर करी है तो आपने क्या रोल पे इंटर्नशिप करी है, क्या करा है आपने। ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका रोल नेम क्या है वो मेंशन करना ज़रूरी है। कहाँ पे करी है, आपका इंस्टीट्यूट का नेम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपकी कंपनी का नेम, वो मेंशन करना ज़रूरी है। आपकी डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थे। अगर आपका इंटर्नशिप मानिए कि हो चुका है कंप्लीट, तो आपने कब स्टार्ट किया था, उसका मंथ ईयर, एंड कब एंड किया था उसका मंथ ईयर, वो सब आप लिखेंगे। और अगर आप अभी करंट में किसी करंट जॉब में है या फिर आपकी इंटर्नशिप अभी चल रही है, तो आप वहाँ पे स्टार्ट डेट
मेंशन करेंगे, मतलब स्टार्ट मंथ, स्टार्ट ईयर एंड डैश लगा लगा के आप उसके आगे लिख दीजिए करंट। इसका मतलब कि अभी आपकी वो इंटर्नशिप या आपका वो जॉब में आप करेंटली प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब आपको जो आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे तो वहाँ आपको बुलेट पॉइंट के थ्रू बताना पड़ेगा कि आपने वहाँ पे क्या काम सीखा है। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि रेज्यूम फॉर्मेटिंग में कि बुलेट पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तब वो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे काम आएंगे। आप अपनी कैटेगरी में बताइए कि उस जॉब में, उस इंटर्नशिप पे आपने क्या काम किया था। बट याद रखिए वो एक पैराग्राफ में नहीं होगा, वो बुलेट पॉइंट्स होंगे। तो एक बुलेट पॉइंट का मतलब होता है एक लाइन, या ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर सेकेंड लाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक या दो वर्ड आने चाहिए, बहुत लंबी लंबी 2 लाइन्स नहीं होनी चाहिए। सो आप अपना टारगेट रखिए कि एक बुलेट पॉइंट का लेंथ मैक्स 1.5 लाइन हो, या फिर कोशिश करिए कि 1 लाइन में ही आपका एक बुलेट पॉइंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, जॉब आपने नहीं करी है अभी, तो आप उसमें अपना टीचिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे स्टूडेंट्स को कोचिंग कराते हैं, या आप थर्ड ईयर में हैं, आप अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाते हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से मत डरे इंटरव्यूज़ में, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपना एक्सपीरियंस में आप दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया है। तो आप बता सकते हो कि अगर आपका सी लैंग्वेज बहुत अच्छा है तो आपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा 1 आवर दे के उनको उसकी प्रॉब्लम्स करवाई है, या उनको जो प्रॉब्लम्स आई थी वो आपने सॉल्व करी हैं। आप ये सब एक्सपीरियंस में बता सकते हैं। अपने आप को ब्रैक करने से डरिए मत, ठीक है। आपने कुछ किया है तो आप उसे ज़रूर बताइए, बट उसको एक सही तरीके से बताइए। जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपने गूगल पे भी देखा होगा। एक एग्जांपल होता है कि अकम्प्लिश्ड एक्स गोल एज मेजर्ड बाय वाई मेट्रिक बाय डूइंग जेड। इससे क्या पता चलता है कि आपने क्या काम करा था, उससे क्या अचीव हुआ। तो कंपनीज जानना चाहती हैं कि इस काम करने से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एफिशिएंसी आई। मान लिया 10% एफिशिएंसी आई या 20% एफिशिएंसी आई, तो वो लोग एक मेट्रिक के थ्रू जानना चाहते हैं कि आपके उस काम करने से ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस का। आज मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्बली, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अपना सैम्पल रिज्यूम भी शेयर कर सकती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, बट आज की वीडियो हम समझेंगे कि एक रिज्यूम में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर हमारे अवार्ड्स। अब ये हमारी लास्ट कैटेगरी होती है। इससे पहले आप अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दीजिए। प्रोजेक्ट्स भी आप मोस्ट रीसेंट से मोस्ट जो आप रीसेंट है वो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। उसमें भी आप मेंशन करके कि कौन कौन सी आपने लैंग्वेजेस यूज़ करी थी। आप वहाँ हाईलाइट करिए कि आपने सी लैंग्वेज यूज़ करी थी, जावा यूज़ करी थी, और ये कौन से सेमेस्टर में बनाया था। फिर बुलेट पॉइंट यूज़ करके उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इस प्रोजेक्ट से आपने कौन सी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में हेल्प करी है, ठीक है। तो आप वैसे ही प्रोजेक्ट्स भी का भी एक कैटेगरी बना सकते हैं। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में चलते हैं। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमें कभी कभी समझ नहीं आता हमने क्या एक्टिविटीज़ करी हैं। उसमें आप अपना ग्रुप्स का बता सकते हैं कि आपने अपने स्टूडेंट ग्रुप्स बनाए हैं, जहाँ हम एक दूसरे को बैठ के कोई टॉपिक समझाते थे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ हमें समझ नहीं आता था कुछ, तो हम एक दूसरे को बैठ के एक्सप्लेन कर देते, तो वो एक स्टूडेंट ग्रुप स्टडी जैसा आप बता सकते हैं। और आप उसमें बता सकते हैं कि आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई स्कॉलरशिप मिली है, वो भी आपकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएगी। आपने कोई पेपर्स लिखे हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होंगे। और अगर आपने पेपर लिखे हैं या आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आप प्लीज़ मेंशन करिए। ये चीज़ें कंपनी को बहुत बहुत इम्प्रेस करती हैं। तो आपके पेपर्स का, आपकी रिसर्च का ज़रूर मेंशन करना, पर ध्यान रखिए वो आपके ऑथेंटिक हो, आपके खुद के लिखे हुए हों। आप किसी और का पेपर शेयर नहीं कर सकते, कंपनीज को पता चल जाता है, ठीक है। आपने कोई प्रेजेंटेशन
बनाई है जो आपने किसी कॉन्फ्रेंस में शेयर करी है, आपने कॉलेज में कुछ प्रेजेंट किया है, आप उसको लिख सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। कोई अचीवमेंट करी है आपने, आपने कोई स्पोर्ट्स में, गेम्स में पार्ट लिया है, तो आप वो सब एक्टिविटीज़ मेंशन करिए। इससे कंपनी को पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपकी पर्सनालिटी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और अवार्ड्स वाले सेशन से वो लोग जज कर लेते हैं। बट याद रखिए कि वो एकदम सही हो, क्योंकि कंपनीज इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेती हैं, और अगर वो सही नहीं नहीं हुई, आपने कुछ अपनी तरफ से लिख दिया जो सच नहीं है, तो वो आपका एक बुरा इंप्रेशन कंपनीज के ऊपर बना देगी। ठीक है, तो आप सिर्फ वही लिखें जो सच है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया है कि आपने किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैकाथॉन में पार्ट लेते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। तो आप लिख सकते हैं 1 2nd प्लेस आउट ऑफ 50 टीम्स इन हैकाथॉन। तो आप ऐसा कुछ करके मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ और टिप्स शेयर करूँगी रेज्यूम के ऊपर। अ, आपने अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी हैं, जैसे सी, जावा, C++, तो आप उसमें इंडिकेट कीजिए कि आपकी उसमें आपकी उसमें कैसी एक्सपर्टीज़ है। तो एक स्किल सेक्शन होता है रिज्यूम में, वहाँ मेंशन करिए। वहाँ आप स्टार्स यूज़ करके मेंशन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जावा सबसे अच्छा है, तो आप सबसे ऊपर जावा लिखिए और उसके आगे 5 स्टार बना दीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको सी आता है और सी में आपकी 4 स्टार वाली एक्सपर्टीज़ है, तो आप सी लिखिए और उसके आगे स्टार्स बना दीजिए, 4 स्टार्स इंक्लूड कर दीजिए। या आप बार्स भी बना सकते हैं, एक बार बनाइए और उसमें आप अपनी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं कि जावा में मेरी 90% प्रोग्रेस है, सी लैंग्वेज में मेरी 80% प्रोग्रेस है। तो ऐसे करके आप अपनी लैंग्वेजेस मेंशन ज़रूर करिए अपने स्किल सेशन में, जो आपके रिज्यूम में आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब आप अपना रिज्यूम लिखते हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप सिंपल वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, आप एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड यूज़ कीजिए। मान लीजिए कि आपने कुछ बनाया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं डिज़ाइंड, पहले उसमें आप आई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि आई डिज़ाइन दिस। आप ना सेंटेंस डिज़ाइन से शुरू करिए, डिज़ाइन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, या फिर मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ जो एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे डिबग। आपने कुछ डिबग किया है तो आप डिबग यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटेड यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि एक मिनट, मैनेज्ड हो गया, आपने कुछ मैनेज किया है। आपने कुछ नेगोशिएट करा है, अगर आप मैनेजमेंट उस फील्ड में हैं, आप HR हैं, तो आपने कुछ नेगोशिएट करा है अपने, तो आप कितना नेगोशिएट कर पाते हैं। तो आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल वर्ड्स यूज़ ना करके कुछ एक्शन ओरिएंटेड वर्ड यूज़ करें, ताकि आपने जो काम किया है उसका इफ़ेक्ट रिक्रूटर को फील हो कि इस काम का ये इफ़ेक्ट हुआ था। सो इससे आपका रिज्यूम बहुत अच्छा लगेगा और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका आएगा रिक्रूटर के ऊपर। ठीक है, एंड अब मैं आपके साथ एक लास्ट टिप शेयर करने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम किसी कंपनी की या कंपनी की कोई जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं, कोई रोल की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं, एंड हमें लगता है कि ये काम तो हम कर सकते हैं, इसमें जो जो लिखा है वो हम सब कर सकते हैं, पर हमारा रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये होता है कि हमने अपने रिज्यूम में वो लैंग्वेज नहीं लिखी जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी। तो हम एक ही रिज्यूम हर जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। हर जॉब के लिए हमें अपना रिज्यूम को चेंज करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग कि कौन सी लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज़ हो रखी है। क्योंकि अभी जो है वो एक ATS सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ ATS सिस्टम ही आपके बहुत सारे रिज्यूम्स को रिजेक्ट कर देता है। एंड ATS सिस्टम को क्लियर करने का एक तरीका ये होता है कि आप वो वाले वर्ड्स यूज़ करें जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। वो एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। सो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब एक ही रिज्यूम हर जॉब के लिए यूज़ मत कीजिए, अपने रिज्यूम को चेंज करते रहिए डिपेंडिंग ऑन दी जॉब। जैसी जॉब लैंग्वेज है वैसे ही आप अपना रिज्यूम को फॉर्मेट कर दीजिए।
ये सारे मेरे कुछ टिप्स थे रिज्यूम बिल्डिंग के लिए। इन केस आप चाहते हैं कि मैं कोई सैम्पल रिज्यूम शेयर करूं, सो आप मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी कर सकती हूँ। एंड अगर आप अपना रिज्यूम शेयर करवाना चाहते हैं, अपना रिज्यूम रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप अपना रिज्यूम भी मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड वहाँ मुझे सेंड कर दीजिए अपना रिज्यूम, और सब्जेक्ट में मेंशन कर देना रिज्यूम रिव्यू विद योर नेम। मैं आपका रिज्यूम भी एक वीडियो पे आके रिव्यू कर दूंगी। ओके, सो ये इस वीडियो के लिए ये टॉपिक था रिज्यूम। आप मुझे बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।